जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ टेलर्स के बारे में कि जो टेलर हैं उनकी क्या टेक्निक्स है, उन्होंने कितनी टेक्निक्स को डेवलप्ड किया है। ठीक है, तो जो टेलर हैं उन्होंने मेनली 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को जो डेवलप किया है। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टेक्निक्स। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ टेलर्स के बारे में कि यानी कि जो फ्रेडरिक बिंसलो टेलर हैं उनकी क्या टेक्निक्स हैं, कितनी टेक्निक्स हैं और क्या क्या उनके जो काम हैं एक बिजनेस में है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेडरिक विंसलो टेलर एंड जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फोर्ड थे उनके बारे में हम लोग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टेलर के बारे में। ठीक है, कि टेक्निक्स ऑफ टेलर की क्या होती हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं कि टेक्निक्स ऑफ टेलर्स क्या होती है, कि जो टेलर हैं उनकी टेक्निक्स क्या है। तो मेनली टेलर ने 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को डेवलप्ड किया कि जो टेलर्स हैं उन्होंने जो फर्स्ट टेक्निक है उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो फोरमैन होते हैं उनको चार चार लोगों को 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है। ठीक है, एक वो डिपार्टमेंट जो प्लान करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, एक वो डिपार्टमेंट जो उस प्लान को फॉलो करके वर्क करता है, करवाता है वर्कर्स से। ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए। तो 4 लोग बांट दिए हैं, 4 लोग डिवाइड कर दिए हैं प्लानिंग की तरफ, 4 लोग डिवाइड कर दिए हैं वर्किंग प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या है कि फंक्शंस डिवाइड कर दिए हैं फोरमैन के। ठीक है, 4 लोगों के फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। जैसे कि आता है फैक्ट्री मैनेजर, तो फैक्ट्री मैनेजर में 2 डिवाइड कर दिए हैं पार्ट्स उन्होंने। पहला है प्लानिंग ऑफिसर्स यानी कि वो लोग जो प्लान करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफिसर्स जो कि प्लान करेंगे बिजनेस के लिए कि कैसे क्या काम करना है प्लान को फॉलो करते हुए। तो प्लानिंग ऑफिसर्स बेसिकली प्लान करते हैं सिर्फ कि क्या काम किस तरह से होगा, किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, क्या काम किस तरह का करने का जो सही तरीका है उसको फाइंड आउट करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ प्लानिंग ऑफिसर्स। एंड प्रोडक्शन ऑफिसर्स जो होता है उनका काम होता है कि उस प्लान को फॉलो करते हुए काम को करवाना वर्कर्स से। मेनली जो जो दोनों लोग होते हैं प्लानिंग ऑफिसर्स, प्रोडक्शन ऑफिसर्स, ये काम सब अपना वर्कर्स पे ही करवाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है क्लर्क प्लानिंग ऑफिसर में, दैट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो होता है, रूट क्लर्क का क्या काम होता है आप खुद समझ सकते हैं, नाम में ही है रूट क्लर्क। वो क्लर्क जो रूट्स का हर चीज़ देख के चलता है कि रूट्स की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। यानी कि रूट क्लर्क का काम होता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड कराना बिजनेस को, कि यानी किस रूट से कौन सा जो गुड्स है वो आएगा जाएगा, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स जो है वो किन रूट से पास आउट होंगे उन सब का चेक करना और अवेलेबल कराना वर्कर्स को, दैट इज़ द वर्क ऑफ रूट क्लर्क। ठीक है, वो सिर्फ प्लान करते हैं कि इस रोड से इस रूट से, ठीक है, ये काम, ये जो रॉ मटेरियल है वो आएगा इस रूट से, ये वाला प्रोडक्ट आएगा जाएगा। ठीक है, तो ये सब रूट डिफाइंड करना ये वर्क होता है रूट क्लर का। फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, अपने वर्कर्स को कि क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं, इंफॉर्मेशंस क्या होनी चाहिए जिसको फॉलो करते हुए वर्कर्स जो है काम करें। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है कि उनको आदेश देना, ऑर्डर्स देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि तुम्हें क्या काम किस तरह से करना है। ठीक है, डायरेक्ट करना उनको। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब क्या है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में ये जो क्लर्क होते हैं ये लोग टाइम एंड कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, टाइम एंड कॉस्ट को इवेलुएट करते हैं कि क्या काम कितने समय में होना चाहिए, क्या काम किस समय से शुरू होगा, किस समय पर ख़त्म होगा, वो सब कुछ चेक करना, दैट इज़ टाइम क्लर्क। एंड कॉस्ट क्लर्क वो होते हैं जो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कितने प्राइस पे सेल होना चाहिए। ठीक है, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में उसका कितना कॉस्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट होना चाहिए, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो सब चीज़ें जो कॉस्ट से रिलेटेड है वो सब चीज़ें देखना
वो है काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। फिर आता है डिसिप्लिन ऑफिसर्स। डिसिप्लिन ऑफिसर्स जो होते हैं उनका काम होता है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस जो है उन सबको फॉलो कराते हुए चलना, वर्कर्स से चेक करना सब लोग अपना जो काम है वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन सबको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, एज पर द वे ऑफ प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ चेक करना, डिसिप्लिन रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ द वर्क ऑफ डिसिप्लिन ऑफिसर्स। अब आता है प्रोडक्शन है। ये तो लोग प्लान कर रहे थे कि रूट क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस देना, टाइम और पैसा हर चीज़ देखना, कॉस्ट, और ये डिसिप्लिन फॉलो कराना। अब आता है प्रोडक्शन। ये लोग वर्किंग प्रोसेस में आते हैं, ये लोग काम करवाते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं। तो जैसे आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है उसका काम क्या होता है, ये कोई गैंग बना के नहीं चलता अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरी गैंग है, नहीं। गैंग बॉस का काम होता है कि जो भी अरेंजमेंट है रिलेटेड टू मशीन्स, ठीक है, मशीन से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारी कराना, अरेंज कराना ये सब टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स वर्कर्स को, जिससे कि वो काम कर पाएँ। तो ये काम होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का बेसिकली काम क्या होता है कि मेकिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स फॉर द वर्कर्स, ठीक है। ये काम होता है गैंग बॉस का। फिर स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम होता है टू चेक द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की स्पीड चेक करना, यानी कि जो काम हो रहा है, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, कि जो प्लान्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो स्पीड बनाई है कि क्या काम कितने समय में होगा, कितनी तेज़ी से होगा, ठीक है, वो सब चेक करना कि एज पर द वे ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन स्पीड काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीड चेक करना प्रोडक्शन की, दैट इज़ दी वर्क ऑफ स्पीड बॉस। यानी कि काम कहीं लेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या काम कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, स्पीड जो उसकी है, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सब कुछ चेक करना, मेनली स्पीड चेक करना प्रोडक्शन प्रोसेस की, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कराने की जो टाइमिंग है उसको चेक करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ स्पीड वॉश। फिर है रिपेयर वॉश। रिपेयर वॉश का क्या काम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, रिपेयर का मतलब होता है रिपेयरिंग करना, ठीक है। जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स हैं उन सबकी रिपेयरिंग भी तो चाहिए भाई, कि जो भी मशीन्स हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको रिपेयरिंग चाहिए, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसके लिए रिपेयरिंग करना, उनकी ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, क्लीनिंग करना, ठीक है, साफ सफाई रखना, ये सब काम किसका होता है, रिपेयरिंग वॉश का। फिर होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब काम चेक करना इंस्पेक्टर का काम होता है। कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो सब कुछ, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सब कुछ एज़ पर द वे ऑफ प्लान हो रहे कि नहीं हो रहे, कि जो प्लान डिपार्टमेंट है, प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो बनाया है कि क्या प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी में होना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए, और कह सकते हैं कि कितने प्राइस पे होना चाहिए, वो सब कुछ चेक करना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चेक करना, ये सब काम होता है इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्शन का मतलब ही होता है चेक करना, और इंस्पेक्शन से ही बना है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का काम होता है हर एक चीज़ चेक करना, वर्कर से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उनको, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये थे गैंग बॉस, मेकिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, जो भी मशीनरीज हैं उनका अरेंजमेंट कराना वर्कर्स को। ये स्पीड चेक करते हैं, स्पीड बॉस जो होता है वो स्पीड चेक करता है प्रोडक्शन की, कि काम स्पीड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज पर द वे ऑफ प्लान्ड स्पीड प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस रिपेयर करता है मशीन्स की, इंस्पेक्टर चेक करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। ये रूट डिफाइन करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है जो भी वर्कर्स हैं कि क्या काम किस तरह से करना है, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट के टाइम एंड कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, और डिसिप्लिन फॉलो करा के चलते हैं, डिसिप्लिन क्लर्क की रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो होने चाहिए। तो ये थे फंक्शनल फॉरमैनशिप बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इज अ सेकेंड टेक्निक्स ऑफ टेलर, ठीक है, सेकेंड टेक्निक है टेलर की। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में क्या है, स्टैंडर्ड, पहले तो यही चीज़ आती है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, वर्क का स्टैंडर्ड, यानी कि वर्क का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है वो सही होना चाहिए। वो कैसे, हम लेवल कैसे फिक्स करेंगे, कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में बताया गया कि इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ वर्क टू एंड टू सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर साइज,
टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में बताया गया कि जो भी वर्कर है वो एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स बनाएगा, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा, कितना उनका वेट होगा, कितना उनका साइज़ होगा, क्या उनका टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये सब जब आप स्टैंडर्डाइज्ड कर देंगे तो उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी वर्कर एक दिन में काम करता है वो ये नहीं कुछ भी काम कर रहा है, किसी को कोई कह सकते कि किसी का मेजर ही नहीं है कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क वो काम कर रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम कितने समय तक वो काम कर रहा है, किस तरह का काम करेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो टेलर ने यही बोला है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो कितना काम करेंगे एक दिन में, वो सब आपको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, उसका जो लेवल है वो आपको सेट करना पड़ेगा कि एक वर्कर एक दिन में इतना काम करेगा, उस प्रोडक्ट इतने बनाएगा, उस प्रोडक्ट के जो टाइप है, साइज़ है, क्वालिटी है, ठीक है ना, क्या उसका मेजर रहेगा, क्या उसका वेट रहेगा, ये सब जो है वो सब सेट करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वर्कर इज सपोज टू डू स्टैंडर्ड वर्क एवरी डे। जो वर्कर है वो हर एक दिन एक स्टैंडर्ड वर्क करे, उसका जो लेवल है वर्क का वो सब एक लिमिट जो है वो सब सेट हो कि ये वर्कर जो है वो कितना काम करेगा एक दिन में। इससे क्या होगा कि वर्कर्स की भी जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ होगी, उनमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क उनमें जो है वो आएगा, ठीक है, वो अच्छे से अपने काम को करेंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करेंगे। जो मशीन्स हैं उन सब की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव भी है दैट इज़ लाइक टू रिड्यूस लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि अगर हम किसी काम को स्टैंडर्डाइज्ड कर देंगे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरह का क्या प्रोडक्ट बनेगा और कितने वेट में बनेगा, ठीक है, तो इससे पहली बात तो ये आती है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सब रिड्यूस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वेस्टेज किसी भी चीज़ का नहीं होने वाला। कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें मिल्क की बात अगर हम कर लें, अगर हम मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक 250 ग्राम का पैकेट बना दिया, ठीक है। उससे अच्छा है कि अगर हम 500 ग्राम का बना दें, फिर उसके बाद 1 केजी का बना दें, जो पैकेट है उसका, ठीक है। क्या साइज़ होगा उसका, किस तरह का प्रोडक्ट होगा, क्या उसका वेट रहेगा। तो इससे हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, वो लाइन है, उनकी जो लिमिट है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जैसे अगर हम 500 का ग्राम का जो बनाते हैं मिल्क का प्रोडक्ट, तो हमें को पता है कि 250 यानी 250 ग्राम का जो है दूध का पैकेट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि हम 500 ग्राम का बनाते हैं, आधा किलो का बनाते हैं, यानी कि जो 500 ग्राम है उसका बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम 1 केजी का बना देते हैं, उसके बाद 5 केजी का, इस तरह बनाते हैं। तो हमें बार-बार 2, 3, 4 जो ये हैं, ठीक है, इन सब का बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं, जो भी हम पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, उन सब की जो इंटरचेंज एबिलिटी है वो भी बन जाती है स्टैंडर्डाइजेशन से। हमको पता है क्या हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रखनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो चेंज भी हो सके, रिटर्न भी, इंटरचेंज भी हो सके जब कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो सब भी स्टैंडर्डाइजेशन से ही हमको आता है कि किस तरह से हमें अपना क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्वालिटी इन मटेरियल्स। जो भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं वो भी हम लोग अच्छे यूज़ करते हैं। इससे हम स्टैंडर्ड जो बनाते हैं कि हमें इस तरह का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह का क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हमको चाहिए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा, पहले जब क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छा होगा तब तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सही होगा। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल ही सही नहीं होगा तो क्या ही प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसको भी हमको अच्छा रखना है, वो भी आता है स्टैंडर्डाइजेशन से, ठीक है। फिर टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मैन एंड मशीन्स। जो भी मैन्स मशीन्स है उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको भी हम स्टैंडर्ड जो है उसकी लिमिट सेट करते हैं। इससे कि हमारे जो मैन्स मशीन्स हैं वो सब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ रहती है, वो भी सब अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि मुझे एक दिन में कितना काम करना है, ठीक है, किस तरह का काम करना है, क्या काम करना है। जैसे बात करें अभी नॉर्मल डेज़ में तो इस टाइम पर क्या है कि जो भी एक वर्कर है मिनिमम
12 हार्स तो कोई काम नहीं करता। 8 हार्स ज़्यादातर जो भी जॉब्स होती हैं ज़्यादातर उनमें 8 हार्स जो है 8 घंटे तक काम कराया जाता है, ठीक है? किसी-किसी में 10 हार्स या 12 हार्स। तो उनका एक लिमिट है ना कि मुझे 8 हार्स तक काम करना है एक दिन में, और कह सकते हैं कि 200 यूनिट्स मुझे तैयार करनी है, 200 यूनिट्स मुझको प्रोड्यूस करनी है एक दिन में। इस तरह का प्रोडक्ट मुझको बनाना है, उसका इतना वेट रहना चाहिए, इस तरह का साइज़ रहना चाहिए, और इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट है उसका ये मेजर होना चाहिए। तो हमको पता है ना, तो इससे क्या हमारा भी जो लोड है वो भी कम होगा, हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जो मशीन्स हैं वो भी एक सही प्रॉपर वे में काम कर पाएँगी, ठीक है? तो जो उनका जो मतलब टेलर ने बोला कि जो भी वर्कर्स हैं वो सब काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबका वर्क जो है वो एक दिन में करते हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, सब एक सेट होना चाहिए कि किस तरह का वो काम करने वाले हैं, ठीक है? तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो वर्कर्स जो काम करते हैं वो सब सिंपल होना चाहिए, सब सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है? यानी कि वेरियस डाइवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ जो बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं, इन्वेंटरीज़ हैं, उन सबको रिड्यूस करना, ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, ठीक है? ये इसकी बात हम लोग करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स इसका जो एम है दैट इज़ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की, उन सबको ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी कि जो काम है वो सब सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है? कि यानी जो भी प्रोडक्ट अगर हम किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? टेलर ने ये बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो भी काम है, किसी भी तरह का हो, आप उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्वेंटरीज़ है, स्टॉक है, वो सब एक तरह का होना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए हर एक चीज़ से। इससे क्या होता है कि आपकी जो लेबर है उसका कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, मशीन्स की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है? जो मैन्स हैं उनकी इक्विपमेंट्स, उनकी टूल्स, हर एक चीज़ की कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? हम फुल यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ भी नहीं कर सकते, अच्छे से अपनी मशीनों को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में, कि इट रिजल्ट्स इन सेविंग कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन्स एंड टूल्स। यानी कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टर्नओवर बढ़ेगा, कि अगर आप 2 प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा उसी प्रोडक्ट पे, ठीक है? यानी कि सेल आपकी इंक्रीज़ होगी। अब अगर आप उसी से रिलेटेड थोड़े-बहुत, ठीक है? से अगर कहें सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट अगर आप और बना देंगे, तो आपके जो बिक रहे थे, अच्छे सेल हो रहे थे प्रोडक्ट, उनकी टर्नओवर जो है सेल कम हो जाएगी, ठीक है? आपको वहाँ पर और नए प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा, मशीन चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा, और लोगों को हायर करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो टेलर ने ये बोला कि आपका जो काम है वो सिंप्लीफाइड रखो, ठीक है? सिंपल काम रखो, कि ज़्यादा प्रोडक्ट ना बनाओ। जो भी आपकी इन्वेंटरीज़ हैं, जो कि आपके स्टॉक्स हैं, वो सब आप कम रखो, ज़्यादा मत रखो, ठीक है? इट इम्प्लाइज़ रिड्यूस्ड इन्वेंटरीज़, फुलर यूटिलाइज़ेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंक्रीज़ टर्नओवर। आपका टर्नओवर भी इंक्रीज़ होगा, आप अच्छे से अपने जो भी इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीन्स हैं, उनका अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर पाएँगे, और आपके जो इन्वेंटरीज़ हैं, अगर आप उनको कम करते हैं तो, ठीक है? यानी कि जो आप समझो ना कि अगर आप किसी भी चीज़ का लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मिल्क का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है? मिल्क को आप प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं आप। अगर आपने सोचा कि प्रोडक्ट और बढ़ाने, तो आपने जो कर्ड है, दही है, शायद दही का या घी का आपने प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया। अब लोग दूध लेके जाते हैं, उससे चाय वगैरह बनाते हैं, उसके बाद वो लोग दही भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं, ठीक है? अगर आपने वहीं पे, तो आपका जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, वो आपका इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो मिल्क का जो टर्नओवर है, सेल है, वो भी इंक्रीज़ होगी। बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आएँगे, ठीक है? वहीं पर अगर आपने दही यानी कर्ड या घी बनाना आपने शुरू कर दिया, घी बनाना, ठीक है? तो लोग दूध क्यों लेंगे? लोग कहेंगे सीधा हम दही ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत दूध लेंगे चाय वगैरह के लिए, वैसे अगर दही चाहिए तो दही, किसी को घी खाना है तो डायरेक्ट घी ले लेगा, है ना? तो आपका जो दूध का जो टर्नओवर है, मिल्क का जो टर्नओवर है, सेल है, वो भी कम हो जाएगी, और आपको घी बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए बहुत सारी लेबर चाहिए, मशीन्स चाहिए, ठीक है? टाइम चाहिए, और रॉ मटेरियल जो भी रिसोर्सेज़ हैं उनको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। हर एक कुछ भी नया प्रोसेस शुरू करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कम रखेंगे तो आपकी इन्वेंटरीज़ कम होगी, जिससे कि आपका टर्नओवर बढ़ेगा, ठीक है? जो कॉस्ट है लेबर की वो भी कम होगी, ठीक है?
कुछ ऑब्जेक्टिव भी है कि अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स एंड टूल। जो भी आपकी टूल्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी इकोनॉमी जो है, लाइक कॉस्ट, टाइमिंग, उसको भी अफेक्ट करता है अगर आप सिंप्लीफाइड रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि मशीन्स आपकी अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे, टूल्स अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, अच्छे से समय पर काम पूरा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लेबर विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो लेबर्स हैं उनको जब आप कॉस्ट देंगे, उनके जो सैलरी बेजेस है वो देंगे, तो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से दो। यानी कि जो बंदा जिस तरह से काम कर रहा है, जिसकी इंसान की जिस तरह की स्किल है काम करने की, ठीक है, उसको उसके हिसाब से जॉब जो है सैलरी या बेजेस दो। ऐसा नहीं सबको एक तरह की नहीं, जिस पे ज़्यादा काम पड़ रहा है, जिसका ज़्यादा फोर्स है, प्रेशर है, किसी काम को करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसको उस तरह का पैसा दो। जो कम काम करता है, उतना उसकी स्किल नहीं है, तो उसको कम पैसा दो। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपने जो काम है उसको सिंप्लीफाइड रखो, ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट ना रखो, जिससे कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मशीन्स की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है ना। हर एक चीज़ जो है वो बढ़ेगी, आपकी टर्नओवर भी जो है वो कम रहेगा। तो यही बोला है सिंप्लीफिकेशन में कि इसका मेन चीज़ है कि एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो फालतू के प्रोडक्ट्स हैं उनको कम कर दो, जो मेन चीज़ें उनको लेके चलो, फालतू की चीज़ें मत लेके चलो। जैसे हम लाइफ में बोलते हैं ना कि आप सब लोग एक गोल की तरफ फोकस करो, ठीक है ना। कि आपको जो भी करना है एक चीज़ पे फोकस करो, कि जैसे मुझे बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनो, आपको सीए बनना है तो सीए बनो, सीएस बनना है तो सीएस बनो। जो भी करना है आप एक चीज़ पे फोकस करो, उसको लेके चलो, उसको पकड़ लो कि मुझे ये करना है, ठान लो, तभी आप बन पाओगे। अब आप कहोगे मुझे ये भी करना है, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी हो सकता है, ये भी कर लेंगे, तो 100% श्योर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका टाइम है वो भी जाएगा, आपका एफर्ट है वो भी जाने वाला है, ठीक है। रिसोर्सेज जो भी आप यूज़ करने वाले वो भी सब वेस्ट जाएंगे, ठीक है। और गोल भी अचीव नहीं होने वाला, इसलिए एक चीज़ को लेके चलो। वहीं यहाँ पर बताया कि आपके जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं होने चाहिए। कुछ प्रोडक्ट को लेके चलो जो कि मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो मेंस है उनको लेके चलो। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है फालतू के अननेसेसरी हैं उनको सभी को एलिमिनेट कर दो। सो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो गया। इसके बाद टेलर ने डेवलप किया न्यू टेक्निक एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक, दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी ये है, बहुत बार एग्ज़ाम में आती है। और मोस्टली ये जो है मेथड एंड मोशन स्टडी में डिफरेंस भी आता है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या है और क्या है ये दोनों, ठीक है। तो मेथड स्टडी इज बेसिकली व्हाट, मेथड स्टडी इज मैनेजमेंट मस्ट मेक एन ओवरऑल स्टडी ऑफ एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। मेथड स्टडी में क्या है कि स्टडी ऑफ मेथड, ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में टेलर ने बोला है कि जो भी काम करने का तरीका है वो एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए। हर एक चीज़ को ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से, एक्सपेरिमेंट्स से, टेस्ट से बनाया जाए कि क्या काम, क्या चीज़ जो है कितनी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में होने के लिए, ठीक है। कि जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है क्या वो ज़रूरी है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो रहना ही चाहिए इस प्रोडक्शन में, ठीक है। कि जैसे हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्नीचर को बनाती है, ठीक है। तो क्या फर्नीचर में ये वाला जो है प्रोसेस होना ज़रूरी है, या कोई गारमेंट्स है उसमें ये वाला जो प्रोसेस है वो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेथड स्टडी में यही बोला गया है कि मेथड स्टडी में कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्शन साइकिल है, उसके क्या मेथड्स हैं उनकी स्टडी करना। तो मैनेजमेंट मस्ट मेक एन ओवरऑल स्टडी ऑफ एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट को जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी एक ओवरऑल स्टडी, जो पूरी तरह से उसकी स्टडी करनी चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है इस प्रोसेस में, क्या चीज़ नहीं है। जो भी यूजलेस मेथड्स हैं, जो भी यूजलेस मेथड्स ऑफ डूइंग एनीथिंग, वो सब कुछ एलिमिनेट कर देनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट कैन ट्राई टू इंश्योर दैट प्लांट लेआउट, जो भी प्लांट लेआउट हमने बनाया है किसी भी काम को करने के लिए, इन द बेस्ट मैनर एंड इज इक्विप्ड विद द बेस्ट टूल्स एंड मशीनरी। यानी कि मैनेजमेंट कैन ट्राई टू इंश्योर दैट, यानी मैनेजमेंट जो भी प्लांट लेआउट बनाता है या बनाए
एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें उसको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह की मशीनरी और किस तरह के टूल्स जो हैं वो हमने लगाए हैं। एक अच्छे टूल्स होने चाहिए, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्शन साइकिल है, उसको हमको कंप्लीट करने के लिए अच्छी मशीनरी, अच्छे टूल्स, अच्छी लेबर है, जो भी कह सकते हैं कि और जो भी उसके जो लोग हैं काम करने के लिए वर्कर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, तब जाके वो काम हो पाएगा। यानी मैनेजमेंट में यही बताया है कि जो भी काम है वो आपका एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए विद द बेस्ट टूल्स एंड मशीनरी। Aims of method study is to improve the working method so as to minimize cost। यानी कि मेथड स्टडी से हमको पता चलता है कि क्या हमारे जो यूजलेस मेथड्स हैं जिनका कोई काम नहीं है, कोई प्रोसेस जो है उनका कोई यूज़ नहीं है किसी भी प्रोडक्शन में, तो उनको हमको एलिमिनेट कर देना। जो भी यूजलेस प्रोसेस है उन सबको हमको ख़त्म करना है, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, हमारे गोल है वो इम्प्रूव हो सके, हमारे जो गोल है वो अचीव हो सके, और जो वर्किंग मेथड्स हैं, जो भी हमारे वर्कर्स की जो वर्किंग क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क वो भी इम्प्रूव हो पाए, जो भी टाइमिंग है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ना हो, किसी भी चीज़ का टाइमिंग का वेस्टेज ना हो। तो मेथड स्टडी में बेसिकली यही बताया गया है टेलर ने कि जो भी हमारे प्रोडक्शन में मेथड्स आते हैं, जैसे फर्नीचर की बात कर ली, तो फर्नीचर को हम पहले तो कटिंग करते हैं, जो भी वुड्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनको हम कट करते हैं, ठीक है, प्लांट से, ठीक है, जो भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे, उन सब से हम उन लकड़ियों को काटते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वहाँ उनकी कटिंग होती है, जो भी उनकी रफनेस होती है उसको सबको हम लोग ख़त्म करते हैं, स्मूथ उसको करते हैं। उसके बाद कटिंग करते हैं, फिर उस शेप में लेके आते हैं जिसमें हमको जो चीज़ बनानी है, ठीक है, लाइक टेबल, चेयर, जो भी बनानी है, बेंच वगैरह, उसमें लेके आते हैं। उसके बाद हमको उसकी लाइक क्लीनिंग करनी पड़ती है, जो भी चीज़ें हैं। मैंने तो कभी नहीं की, इसलिए मुझे उतने प्रोसेस पता नहीं है, ठीक है। जो भी है कह सकते हैं पेंटिंग भी करनी पड़ती है। तो जो भी प्रोसेस है, हम मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, क्या ये प्रोसेस ज़रूरी है? क्या ये काम इस जगह होना बहुत इम्पोर्टेंट है? अगर है तो उसको करो, अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो, ठीक है? तुरंत उसको एलिमिनेट कर दो। यही है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम लोग फाइंड आउट करते हैं द रोल ऑफ ईच प्रोसेस, कि हर एक प्रोसेस का क्या रोल है, हमें कहाँ पर अपनी जो मटेरियल्स है उनको स्टोरेज करना है, कैसे हैंडल करना है, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं मेथड स्टडी में। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स। जो भी मूवमेंट्स है, ठीक है, हम चलते फिरते हैं, आगे पीछे हैं, घूमते फिरते हैं, वो सब क्या होती है? मूवमेंट्स हमारी। तो मोशन स्टडी में यही बताया कि जो भी हमारी यूजलेस मोशंस हैं, जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में, नेसेसरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी प्रोडक्शन में, वो सब कुछ एलिमिनेट कर दो। इसमें था कि जो भी प्रोसेस है हमारा, जो भी एक स्टेप कह सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो भी स्टेप्स हैं, अगर यूजलेस हैं तो उनको एलिमिनेट कर दो। इसमें हमारे जो मोशंस हैं, इट इज़ द मूवमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटर और मशीन्स, जो भी लोग हैं, जो भी मशीन्स हैं, इन परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ एलिमिनेटिंग यूजलेस मोशंस। यानी हमारे जो भी वर्कर्स या कोई भी मशीन जिसके यूजलेस मोशंस हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, किसी भी ऑपरेशन में, उन सभी यूजलेस जो मोशंस हैं उनको एलिमिनेट कर दो। इसी पर्पज से बनाया गया मोशन स्टडी, ठीक है। कि जैसे ये स्टेप हमने यहाँ कंप्लीट की, लाइक जैसे फर्नीचर की बात हमने की, तो हमने जो फर्नीचर कटिंग कहीं और किया, उसके बाद स्मूथ उसको कहीं और जाके किया, फिर उसका जो शेप साइज़ में उसको कैसे लाना है, क्या बनाना है, उसका कहीं और डिपार्टमेंट है, हम बाहर लेके गए, कहीं और मशीनरी है बाहर लेके गए, उसके बाद पेंटिंग कहीं और हो रही है। जैसे हम बात कर लें गारमेंट्स में वीविंग होती है, डाइकलिंग होती है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी यूजलेस मोशंस है, हम क्या वो चीज़ वहाँ कर सकते तो हम यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें उतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है कि अगर हम एक स्टेप यहाँ कर रहे हैं कंप्लीट, दूसरा स्टेप हम 10 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा टाइम भी जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि हमारी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो, एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ, उसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, वेस्टेज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, वो भी वहाँ पर हो सकता है। तो यही बोला है टेलर ने कि जो भी हमारे यूजलेस मोशंस हैं उनको हमें ख़त्म करना है। कोई भी इंसान फालतू में इधर-उधर ना घूमे, उसके जो भी इम्पोर्टेंट जो काम है वो सिर्फ़ वही करे, फालतू के इधर-उधर
घूमा फिरी वो है वो ख़त्म कर देनी है, वो यही टेलर ने बोला है, ठीक है। तो दस अ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एन ऑपरेशन इज़ डेवलप, यानी कि इससे हमारा जो टाइम है वो कम से कम लगेगा किसी भी काम को करने के लिए, और जो हमारा ऑपरेशन है किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में चलेगा, ठीक है। इट इज़ एन अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट है जिससे कि हम अपने एक जो मोशंस है उनकी एक बेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, एक बेस्ट मैनर में काम करते हैं, जिससे कि हमारे जो गोल हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे टास्क हैं, टारगेट हैं, वो सब एक टाइम पर अचीव हो जाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली के साथ, कम से कम पैसे में, कम से कम टाइमिंग में, विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज इंडिविजुअल एफर्ट्स। सो मेथड स्टडी इज़ removing the steps, यूजलेस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी यूजलेस स्टेप्स हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की, किसी भी ऑपरेशन की, वो हमें ख़त्म करनी है। उसके बाद मोशन स्टडी में हमको जो भी यूजलेस मोशंस हैं, ठीक है, उनको हमको सबको ख़त्म करना है। सो ये है मोशन स्टडी, ये है मेथड स्टडी। जैसे अगर हम बात करें, हमें फर्नीचर बनाना है, यहाँ पे फर्नीचर का कंप्लीशन जो है वो है, तो यहाँ से हमने कटिंग हर चीज़ की और पेंटिंग वगैरह, हमको लगता है ये वाला जो स्टेप है वो ज़रूरी नहीं है, उसको हम यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसको हमने हटा दिया, ठीक है। ऐसे कर यहाँ पे फर्नीचर की बात करें तो कोई हमें काम करना है, अब वही काम यहाँ जाके हो रहा है, फिर इधर घूम के फिर इधर आए, फिर यहाँ पे हो रहा है, तो हमको ये लगा कि ये जो हमारा ये वाला जो है, इतनी हम यहाँ पे आए, हमारा ये वाला जो मोशन है वो हमको हटा देना चाहिए, अब ये वाला जो मोशन है वो हटा देना चाहिए, उसको हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो हम यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक आगे से बढ़िया हम यहाँ से जाते हैं, सीधा यहाँ से जाते हैं, तो काम कंप्लीट होगा, है ना। तो मोशंस जो फालतू के जो कह सकते हैं कि यूजलेस मोशंस है उनको वो एलिमिनेट करना है, तो दैट इज मोशन एंड ये मेथड स्टडी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब दो स्टडीज और रहेंगी, उनके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। अब आता है टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी। हमने पढ़ लिया मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या होता है? देखो, टाइम स्टडी में टाइम से ही हमको पता चल रहा है कि वो स्टडी जिसमें कि हम टाइम को लेकर काम करते हैं, यानी कि टाइम की स्टडी करना, समय की स्टडी करना, कि जो भी हम प्रोसेस, जो प्रोडक्शन का है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी उसमें फालतू का टाइम तो नहीं लग रहा है, अननेसेसरी टाइमिंग जो है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं टाइम स्टडी में, ठीक है। यानी कि हमने एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किए कि इस काम को करने के लिए कितना समय हमको चाहिए, ठीक है। उसी काम को करने के लिए उतना ही समय हमको देना है हर एक वर्कर को, ठीक है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी काम को करने के लिए चाहिए 15 मिनट्स और जो वर्कर्स हैं वो 25 मिनट्स उस काम को करने में लगा रहे हैं। अगर 10 मिनट्स जाएंगे किसी को प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इससे अच्छा तो मेरा कोई और प्रोसेस जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम स्टडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू स्टडी मेजर एक्यूरेट टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन और जॉब। जो भी काम है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी जॉब है, जो भी टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्यूरेट टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसकी स्टडी हमको करनी है टाइम स्टडी में। टेलर ने बताया कि मैनेजमेंट को टाइम स्टडी भी करनी है कि कोई टारगेट हमको कंप्लीट करने के लिए, कोई भी टास्क को हमको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम स्टडी कंसीडर्स द टाइम टेकन बाय अ वर्कर इन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, यानी किसी भी काम को, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक वर्कर को कितना टाइम लगेगा, उसकी स्टडी है टाइम स्टडी में, ठीक है। हमको टाइम देखना है कि क्या काम कितने समय में होना चाहिए, क्या काम कितने समय में कंप्लीट हो सकता है। इससे हमारे जो भी डिलेज़ हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, हमको मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिलेज़ आते हैं, वो हमारे सॉल्व आउट हो जाते हैं, जो हमने टाइम स्टडी किया हुआ है। हमको पता है कि क्या काम हमारा किस समय में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, उससे हम ईज़िली अपने प्रोडक्ट्स जो है वो टाइमिंग पे बना पाते हैं। हमारी सेल जो है वो भी ईज़िली हो जाती है। तो टाइम स्टडी बहुत ज़रूरी है, इससे कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो, उनके यूजलेस मोशंस जो है वो भी फिनिश हो जाते हैं, और जो मेथड्स है वो भी अच्छे से कंप्लीट होते हैं, क्योंकि टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम ज़्यादा, किसी काम को करने के लिए टाइम कम चाहिए और उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो वर्कर्स कहीं न कहीं वहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हैं टाइम का, ठीक है। वहीं पर कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। मोशन स्टडी वहाँ पर क्रिएट हो जाता है जहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टाइम वहाँ पर कम चाहिए,
ठीक है? अगर वहीं पर टाइम कम चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए और टाइम कम मिल रहा है, ठीक है? किसी काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, अगर किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लाइक 1 ऑवर चाहिए, 1 घंटा चाहिए, अब वहाँ पर जो मतलब मैनेजमेंट है उसने 15 मिनट्स दिए, 50 मिनट्स जो है 50 मिनट उसने दिए हैं, तो वहाँ पर फिर क्रिएट हो जाता है फैटीग स्टडी, ठीक है? फैटीग स्टडी क्या है? टाइम स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम स्टडी वो है कि अगर जहाँ पर काम समय जो है वो कम चाहिए और ज़्यादा दे रहे हैं तो मोशन स्टडी क्रिएट हो सकता है, और जहाँ पर समय ज़्यादा चाहिए और हम कम दे रहे हैं तो वहाँ पर आ सकता है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या है? फैटीग स्टडी इज़ सेटिंग द स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड और जो टास्क है उसको सेट करना वुड बी मीनिंगलेस इफ इट इज़ नॉट accompanied बाय द स्टडी ऑफ हाउ लॉन्ग a person can perform the standard task without any adverse effect on his health and efficiency. फटीग स्टडी क्या है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी एफर्ट्स आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देते हैं, वो व्यर्थ है, वो मीनिंगलेस है। अगर आपने वहाँ पर ये स्टडी नहीं किया है कि एक जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है आपका, वो कितने समय तक उस काम को कर सकता है, जिससे कि उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो हैप्पीनेस है, उस पे उसकी जो बॉडी है, उस पर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े। यानी कि जो कोई इंसान जो है काम कर रहा है, ठीक है? अब उस पे प्रेशर पड़ रहा है किसी काम का कि अगर लाइक किसी भी काम को करने के लिए 1 घंटा चाहिए, ठीक है? मैनेजमेंट ने उसको दिया है 54 मिनट्स, 6 मिनट्स नहीं दिए। अब वो उस काम को जल्दी करेगा, 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश जो है उस काम को जो 54 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, उस पे प्रेशर आएगा ना। अगर आपको ही बता दें कि आपको रन करना है, आपको लाइक 5 किलोमीटर्स बेसिकली 25 मिनट्स 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है 5 किलोमीटर्स जो रेस है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 5 किलोमीटर रेस आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, तो आप कर पाएंगे नहीं, आप पर प्रेशर आएगा और आप उतनी तेज़ी से काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी जो इफ़िशियंसी है, किसी भी काम को करने की क्षमता है, जो योग्यता है, उस पर भी जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। तो फैटिग स्टडी में टेलर ने यही बताया कि आपको ये भी चेक करना है, ये भी स्टडी करना है कि आपका जो वर्कर है वो कितने समय तक उस काम को कर सकता है विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ एंड एफिशिएंसी, कि उसकी हेल्थ पर और कोई जो उसकी हैप्पीनेस है उस पर कोई चोट ना लगे, कोई इंजरी ना आए उसकी बॉडी पर, तो वो उस काम को कितने लंबे समय तक कर सकता है। उसका स्टेमिना, अगर हम बात करें, स्टेमिना आपको चेक करना है बेसिकली। इसमें बात किसकी की है? स्टेमिना। स्टेमिना हमको चेक करना है कि क्या काम कौन इंसान कितने समय लंबे समय तक कर सकता है, ठीक है? अ फेयर टास्क इज वन दैट एन एवरेज मैन कैन परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स विदाउट इंजरी टू हिज हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी कि एक अच्छा काम, अच्छा टास्क, फेयर टास्क एक वही टास्क है जिसमें कि हमने स्टडी किया हुआ है कि एक जो इंसान है वो एक लंबे समय तक एक काम को जो कितने लंबे समय तक कर सकता है, जिससे कि जो उसकी हैप्पीनेस है, हेल्थ है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर मैं किसी काम को 2 घंटे से ज़्यादा करता हूँ और मैं थक जाता हूँ, ठीक है, मैं टायर्ड हो जाता हूँ, मैं बोर फील करता हूँ, तो मैं उस काम को क्यों करूँगा? उससे मेरा जो मेंटल प्रेशर है वो भी आएगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डिमोटिवेट हो सकता है बंदा, डिप्रेशन में जा सकता है, उसकी हेल्थ पर इश्यूज़ आ सकते हैं, हैप्पीनेस उसकी लूज़ हो सकती है। तो वो भी सब आपको स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज़ कम्स इन फैटिग स्टडी, ठीक है? टेलर ने यही बताया कि इसमें बेसिकली उन्होंने अपने वर्कर्स के बारे में बताया, जो भी आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में आपको देखना है। इसमें टाइम की स्टडी करना है, मोशन स्टडी में यूजलेस मोशंस जो हैं उनको एलिमिनेट करना है, मेथड स्टडी में यूजलेस प्रोसेस, यूजलेस स्टेप्स ऑफ एन ऑपरेशन, उनको आपको एलिमिनेट करना है। तो ये थे साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, यानी कि पूरे काम को करने में, किसी भी प्रोडक्शन को करने में, कंप्लीट करने में, जो भी काम है उसको साइंटिफिकली आपको करना है कि समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, यानी कि मोशंस कितने हो रहे हैं वहाँ पे, मेथड ज़रूरी है कि नहीं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और कि जो आपका इंसान है, इंडिविजुअल है, वो उस काम को अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही।
ये सब चेक करना, दैट इज कम्स इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेनली बात करें तो ये जो है टाइम स्टडी इम्पोर्टेंट है, मोशन स्टडी इम्पोर्टेंट है, मेथड स्टडी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पे मोशन स्टडी, सेकंड नंबर पे टाइम स्टडी, और थर्ड पे आता है मेथड स्टडी, और फोर्थ पे फैटिग स्टडी कम आता है। ठीक है, आप पढ़ लेना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 टेक्निक्स और बची हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये है लास्ट टेक्निक्स ऑफ टेलर। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, ये इसमें क्या है, इसमें टेलर ने क्या बताया है कि पहला आता है डिफरेंट यानी अलग, पीस एंड बेज यानी बेज और सैलरी जो भी फिनेंस जो मिलता है वर्कर्स को किसी भी काम को कंप्लीट करने के, एंड सिस्टम। तो जो सिस्टम है बेज देने का, सैलरीज देने का, बेजिस देने का एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को, वो सब अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, इसमें टेलर ने ये बताया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, 2 तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक एफिशिएंट, एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वो यानी कि जिनकी क्षमता, जिनका कैपेसिटी, जिनकी एबिलिटी, जिनकी स्किल किसी भी काम को करने में बहुत ही अच्छी है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है। इनएफिशिएंट वो होते हैं जिनकी किसी भी काम को करने की स्किल, नॉलेज, एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि दे आर नॉट गुड इन वर्क, वो काम करने में उतने अच्छे नहीं है एज़ कम्पेयर टू एफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें टेलर ने क्या बोला है कि जो भी वर्कर्स हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों को मेनली अलग अलग डिफरेंस के पीस जो है, बेसिस जो है वो देने चाहिए। ठीक है, यानी कि एफिशिएंट को अलग दो, इनएफिशिएंट को अलग दो। ऐसा नहीं है कि आप सबको एक ही दे रहे हैं। कोई काम अच्छा कर रहा है तो अब ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कोई काम बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, फुल कंट्रीब्यूशन के साथ, फुल डेडिकेटेड होके कर रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको उसको अच्छा देना पड़ेगा, एप्रिसिएट करना पड़ेगा। और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको आप डेप्रिसिएट तो नहीं कर सकते, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर सकते, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, आपको इंस्पायर्ड कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स क्यों कम होती है बता। अगर सबको एक जैसी मिलने लगेगी तो कौन चाहेगा कि मैं इतना मेहनत वाला हार्ड वर्क का जो काम है क्यों करूं मैं। अगर उतनी सैलरी मुझको किसी कम काम को करने में और सरल इजी बेक वर्क को करने में मिल रही है तो मैं उतना बड़ा काम क्यों करूं भाई। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी होल जो भी पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइज है, उसको संभालना पड़ता है। तो बहुत सारा उनको मेंटल जो है फोर्स देना पड़ता है, काफ़ी सारी थिंकिंग प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्शन मैनेजर भी करते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स उनके कम होते हैं। और वैसे ही वर्कर्स के प्रोडक्शन इंचार्ज उनसे सबसे भी कम होते हैं, लेबर के उससे भी कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्किल और एबिलिटी के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, कैपेसिटी के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, आपको पोस्ट और जॉब के हिसाब से नहीं देना। वहीं अगर बात करें कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, उतना अच्छे से काम नहीं, एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रहा है जितना कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक वर्कर अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको उसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए। अब आप जब वर्कर को अच्छा पैसा देंगे, एक ही डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं, अब जो ऊपर की पोस्ट पे, अपर पोस्ट पे उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है और लोअर पोस्ट वाला अच्छे से काम कर रहा है, तो आप लोअर पोस्ट वाले को कम पैसा क्यों दोगे? अगर उसको कम पैसा दोगे, तो जो अच्छे से काम कर रहा है ना अपर वाला, उसको अगर कम पैसा मिलेगा तो वो काम ही नहीं करेगा कि भाई इतना मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, इतना मैं अपनी एबिलिटी और स्किल थिंकिंग को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और पैसा इतना कम मिल रहा है, ना उसको कोई एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो काम अच्छे से नहीं करेगा। और जो अपर पे बैठा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कहेगा मैं क्यों काम करूँ? मेरे को तो ऐसे ही पैसा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर उल्टा कर दें, जो ऊपर बैठा है उसको बिल्कुल कम पैसा मिल रहा है, ठीक है? लेकिन जो उससे लोअर है, उसको उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो लोअर वाला कहेगा हाँ भाई मैं काम करता हूँ, मेरे को पैसा मिलता है, वो खुश होगा, ठीक है? वो अपनी वही जो एबिलिटी है वो बना के रखेगा। लेकिन जो अपर वाला है, वो सोचेगा कि मेरे से लोअर, मेरे से जूनियर वाले को मेरे से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो भी उसकी कैटेगरी में आना चाहेगा, ठीक है? कि मैं भी अच्छे से काम कर सकूँ एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है?
तो यहाँ पर पीस बेस्ड रेट सिस्टम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान को उसकी एबिलिटी के हिसाब से पैसा दो, उसके काम के हिसाब से पैसा दो, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उसकी पोस्ट के हिसाब से नहीं, उसकी काम के हिसाब से पैसा दो, ठीक है? तो एन एफिशिएंट वर्कर इज़ पेड अ हायर प्राइस रेट एंड इनएफिशिएंट वर्कर इज़ पेड लोअर प्राइस रेट। यानी कि जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको कम पैसा दो, कम बेच दो, कम सैलरीज दो, और इफिशिएंट है उनको ज़्यादा सैलरीज एंड वेजेस पेड करो। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इनएफिशिएंट इफिशिएंट विल मोटिवेट दैम टू रिमेन इफिशिएंट। यानी कि जो इफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, इफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपनी नॉलेज स्किल एबिलिटी को यूज़ करके काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे, कह सकते हैं कि बोनस और बहुत सी कंपनसेशन जो होते हैं उनको मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमेशा उस कैटेगरी में रहना चाहेंगे कि अगर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे इसी कैटेगरी में रहना है। मुझे बिल्कुल भी अपना जो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ नहीं करनी, डे बाय डे इंक्रीज़ ही करनी है, ठीक है। एंड to inefficient employees to come in the category of efficient employees। and अगर efficient employees को ज़्यादा पैसा मिल रहा है as compared to inefficient employees, तो inefficient employees भी चाहेगा कि मैं efficient कैटेगरी में आऊँ, जिससे मेरे को ज़्यादा पैसा मिले, मुझे एप्रिसिएशन, पैसा भी होता है लेकिन एप्रिसिएशन हो गया, बोनस, कंपनसेशन, काफ़ी सारे गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स जो सब होते हैं वो सब मिलते हैं। तो क्या है, जैसे मैं हूँ और आप हैं, आप मेरे से बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आपको पैसा बहुत मिल रहा है, मेरे को पैसा कम मिल रहा है, तो मैं क्या सोचूँगा कि भाई इसको पैसा बहुत मिल रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसकी तरह बनूँ, मुझे भी पैसा बहुत चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है? किसी से कह दो कि फ्री का काम कर दो, कोई नहीं करने वाला, सबको पैसा चाहिए। तो मैं भी अच्छे से काम करूँगा ना, मैं भी आपकी कैटेगरी में आना चाहूँगा कि मेरे को भी इतना पैसा मिले। तो यही बात है कि इनएफिशिएंट वर्कर को कम पैसा दो, एफिशिएंट को ज़्यादा दो, जो अच्छे से काम करे। एबिलिटी और स्किल के हिसाब से पैसा देना है, हमें जॉब पोस्ट के हिसाब से पैसा नहीं देना, ठीक है। अब है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल से मतलब क्या है, दिमागी रेवोल्यूशन यानी बदलाव। हमें दिमाग में बदलाव लाना है। किसके लाना है? किसके लाना है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके और मैनेजमेंट के बीच हमें दिमागी बदलाव लेके आना है। चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड दैट ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। मैनेजमेंट और जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर्स जो भी हैं, उन सबके बीच उन सबको अपने मेंटल में, दिमाग में अपने एटीट्यूड को बदलाव करना है कि जो मैनेजमेंट बोलेगा मुझे वो करना है, ऐसा वर्कर सोचे। वर्कर्स जो भी सजेशंस देते हैं, रिकमेंडेशंस अपनी रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट भी उनको ये मतलब परमिशन दे, उनके भी जो सजेशंस हैं उनको वेलकम करे। क्योंकि हर एक इंसान की, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लासेस में बात की थी, हर एक इंसान की सोचने की शक्ति अलग-अलग है और बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर है, लेबर है तो वो सोच नहीं सकती, ठीक है? कभी-कभी वो भी बहुत अच्छा सोच सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल, ठीक है? तो सबको एक साथ रह के काम करना है, कोऑपरेशन बिटवीन ईच अदर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच कोऑपरेशन चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है? इंटीग्रेट दी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? गुड रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, सबको एक दूसरे की बात माननी है। जो सबॉर्डिनेट कहेगा वो सुपीरियर कर तो नहीं सकता, लेकिन उसको सोच समझ के अप्लाई ज़रूर कर सकता है, ठीक है। जो भी सुपीरियर्स कहेंगे उनको सबॉर्डिनेट को मानना पड़ेगा। सब एक साथ एक गुड रिलेशन बना के चले, तभी बिजनेस जो है, इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल सकता है। अब सबॉर्डिनेट सोचेगा मैं इसकी बात क्यों मानूं भाई, ये है कौन, तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। अब सुपीरियर ये सोचे कि सबॉर्डिनेट मेरे से जूनियर है, और तुम्हारी इतनी कह सकते कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हें क्या राइट है कि मेरे को तुम ये रिकमेंड कर पाओ, सजेशन दे पाओ। क्या है तुम्हें, तुम वर्कर हो, तुम लेबर हो, तुम एम्प्लॉयज़ हो, नौकर हो, सर्वेंट हो, तुम उसकी तरह रहो, जो बोला जाता है वो करो। ऐसे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ है वो डिमोटिवेट होगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है? और पूरा डेडिकेटेड होके काम नहीं करने वाला। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही अचीव नहीं होने वाला। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ तो गई, उल्टी एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जाने वाली है, ठीक है? तो मेंटल रेवोल्यूशन भी लाना है, यानी कि गुड रिलेशंस विद सुपीरियर्स टू सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट ओवरऑल सबके बीच रहना चाहिए। डिफरेंस पीस बेस्ड सिस्टम में सबको एक हिसाब से पैसा नहीं देना है। जो अच्छा काम करे उसको सही, जो कम खराब काम करे, कम काम करे, उसको कम देना है।
फिर आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेथड स्टडी, जो भी यूजलेस मेथड्स उनको हटाओ, यूजलेस मोशंस उनको हटाओ, यूजलेस टाइमिंग जो है उसको हटाओ, और फैटिग स्टडी भी लेके चलो कि क्या इंसान कोई है जो लंबे समय तक उस काम को सही से कर रहा है, उसको कोई हेल्थ पे कोई इंजरी तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो फैटिग स्टडी में बात कर ली। उससे पहले सिंप्लीफिकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उनको एलिमिनेट करना है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी वर्कर्स काम करते हैं एक दिन में वो सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, टाइप साइज क्या काम वो क्या कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद था क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप। उसमें फोरमैन इधर थे, फोर उधर थे, चार प्लानिंग करते थे, चार प्रोडक्शन कराते थे। प्लानिंग में था रूट क्लर्क, रूट डिफाइन करना, और उसके बाद रूट क्लर्क के बाद था इंस्ट्रक्शन कार्ड में इंस्ट्रक्शंस देना, डिसिप्लिन फॉलो करा के चलना, टाइम एंड कॉस्ट को देख के चलना। प्रोडक्ट में था गैंग वॉश, मेकिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, लेबर्स, मशीन्स जो भी हैं उन सब का। स्पीड वॉश, चेकिंग दी प्लान्ड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद रिपेयर वॉश, रिपेयरिंग करना मशीन्स की। फिर इंस्पेक्टर, चेक करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। तो ये थे टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर कि टेलर्स की ये टेक्निक्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी लास्ट क्लास तो नहीं होने वाली है, क्योंकि हम एक क्लास और कल कर लेंगे जिसमें हम बेसिकली कंपेयर करेंगे हेनरी फ्योल को एंड फ्रेडरिक बेंसलो टेलर को, कि इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए कि ज़रूरी थे कि हम फ्योल को ही रखते भाई, हम फ्योल को ही रखते या हम टेलर को ही रखते, दोनों को रखना क्यों इम्पोर्टेंट था, और क्या ऐसी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इन दोनों के बीच, वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपने ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सही से समझ लेना, पढ़ लेना, सीख लेना। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसलिए समझना और वीडियोज़ को कमेंट जरूर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और मन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बट कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, आप अच्छा लगा हो कि अगर मेरी वीडियो आपको रोज़ मिले और मैं अगर सही पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जैसे कि मेरी जो भी नोटिफिकेशंस है और जो भी और वीडियोस आएंगी, क्लासेस होंगी, वो आपको मिल पाए, आप पढ़ पाओ, समझ पाओ, आगे कुछ कर पाओ। अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, ठीक है, डिसलाइक नहीं करना है, ठीक है। कहते ना, हमें अगर किसी का भला नहीं करना तो बुरा भी नहीं करना है, ठीक है। डिसलाइक नहीं करना है, आप आराम से छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी एंड जय श्री राम।